हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमृत ज्ञान। आज के वीडियो में एमसीक्यूज की नेक्स्ट श्रृंखला के साथ उपस्थित हैं। आज हम देखेंगे कि किस तरीके से बीएससी नर्सिंग के छात्र मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चंस के लिए आप आज के इस टॉपिक में आप देखेंगे और पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमें जो एमसीक्यूज क्वेश्चन मिलते हैं वो क्या होते हैं, किस तरीके से आते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज के साथ। तो पहला आज का हमारा जो क्वेश्चन है क्या है बेटा, द क्रिटिकल एंगल फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन डिपेंड्स ऑन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए महत्वपूर्ण कोण किस पर निर्भर करता है। यानी कि यहाँ पर बेटा पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात हो रही है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब क्या होता है कि कोई भी परावर्तन की घटना, यानी कि कोई भी आपतित किरण है, इंसिडेंट वेव है, जिस माध्यम से आती है और उसी माध्यम में वापस चली जाती है, तो इस घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन मिलेगा उसका आंसर क्या होगा। अब देख लेते हैं। पहला आंसर इसका है ए, यानी कि द वेवलेंथ ऑफ लाइट। यहां पर प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की बात हो रही है। तो यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में हमें केवल आपतित किरण से मतलब होना चाहिए। आपतित किरण का मतलब यानी कि यहां पर वेवलेंथ का मतलब, तो ये हमारा रॉन्ग आंसर हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्या है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। रिफ्रैक्ट करना यानी कि अभी मैंने आपको क्या बताया, यानी कि रिफ्लेक्शन, यानी कि इसका मतलब क्या है, रिफ्लेक्ट करना। क्रिटिकल एंगल फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन की घटना हो रही है। तो रिफ्लेक्शन से मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव होना। ठीक है बेटा, तो आप समझ सकते हैं कि इसका क्वेश्चन जो है वो हमारा बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है बेटे, नेक्स्ट देखते हैं, द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। इंटेंसिटी तो ये बेटा बिल्कुल भी गलत है। डेंसिटी बिल्कुल आप देख रहे हैं नेक्स्ट में, द डेंसिटी ऑफ द मीडियम, बिल्कुल रॉन्ग आंसर। अगर हम इसे देखें तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, बी आंसर इज अ राइट आंसर, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। बी इसका बेटा राइट आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। The phenomenon of light bending due to a change in its speed is known as। The phenomenon of light यानी कि प्रकाश के गति में बदलाव के कारण उसका मुड़ना किस रूप में जाना जाता है। अभी हमने क्या कहा था कि यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना क्या होती है कि यानी कि जिस माध्यम में आया और उसी माध्यम में रिफ्लेक्ट हो गया, यानी कि प्रकाश क्या हुआ, मुड़ गया। क्या हो गया, मुड़ गया। तो मुड़ने की घटना क्या होगी, अपवर्तन। ये आप देख लीजिए, रिफ्लेक्शन ये तो हो नहीं सकता, डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन या पोलराइजेशन। तो यानी कि यहां पर किसकी घटना हो रही है बेटे, यहां पर हम देख रहे हैं कि मुड़ना ये किसमें होता है, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन की घटना में होगा तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन से मतलब होता है रिफ्रैक्ट करना। तो इसका बेटा जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, रिफ्रैक्शन। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। द वर्क फंक्शन ऑफ अ मटेरियल्स। किसी पदार्थ का कार्य क्या होता है। यहां पर कार्य की घटना हो रही है, यानी कि कार्य के बारे में पूछा जा रहा है। यानी कोई भी पदार्थ है तो उसके बारे में कार्य क्या होता है। तो उस पर आइए पॉइंट देखते हैं। पहला इसका जो ऑप्शन दे रखा है कि द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयनाइज एन एटम। आप देख रहे हैं कि आयनाइज यानी कि परमाणु का आयन, कम से कम एनर्जी रिक्वायर्ड कब करेगा, जब परमाणु की आयनित ऊर्जा होगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल हमारा रॉन्ग आंसर है। ठीक है बेटे, नेक्स्ट क्या है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसलॉग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस। बिल्कुल बेटा, जो इलेक्ट्रॉनों का जो आयन होता है, आयनीकरण होता है, वो कम से कम रिक्वायर्ड ऊर्जा के बराबर होता है और ये इलेक्ट्रॉन की सतह के
पास होता है। तो यानी कि यहां पर आप देख रहे हैं कि डिसलॉज एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस। तो इसका बेटा जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक जवाब होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड यानी सह संबंध बंद होते हैं, इससे तो कोई मतलब ही नहीं होता बेटा कार्य किस तरीके से है। नेक्स्ट, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एक्साइटमेंट, रॉन्ग आंसर बेटा, ये तो नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हम क्या कहेंगे, बी इज द राइट आंसर, थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट आइए आगे देखते हैं फोर्थ आंसर। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी इज एसोसिएटेड विद। एंट्रोपी का सिद्धांत किससे संबंधित होता है। यानी कि आप समझ गए होंगे यहां पर एंट्रोपी की बात हो रही है। तो एंट्रोपी की बात यहां पर क्या होता है कि डेल्टा यू बराबर 0। ये आप ऊष्मागतिकी के सिद्धांत का प्रथम नियम पर आधारित है। तो यहां पर हम देख लेते हैं, यानी कि क्या क्या है, थर्मोडायनामिक्स यानी कि ऊष्मागतिकी, ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाशिकी, मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी, क्वांटम मैकेनिक्स यांत्रिकी सिद्धांत, क्वांटम का यांत्रिकी सिद्धांत मैकेनिकस। तो यहां पर आप देख रहे हैं इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, थर्मोडायनामिक्स। राइट आंसर इज ए, इसका बेटा ए आंसर बिल्कुल सही होगा। एंट्रोपी का जो सिद्धांत है वो ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर आधारित होता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आइए देखते हैं, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर देखते हैं क्या है, द टोटल एनर्जी इन अ सिस्टम इज कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू। किसी प्रणाली में कुल ऊर्जा स्थिर रहती है, ये किसके अनुसार होता है। यानी कि यहां पर जो हमारा क्वेश्चन है, किस प्रणाली का मतलब क्या है कि कुल ऊर्जा 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 हमारी जो है वो स्थिर रहनी चाहिए। स्थिर का मतलब बिल्कुल फिक्स है ना, कांस्टेंट वैल्यू। तो इसमें देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है हमारा, न्यूटन्स लॉ, यानी कि न्यूटन का नियम। अगर न्यूटन का नियम है तो इसमें बेटा ऊर्जा स्थिर कहां से रहेगी। तो ये तो हमारा बिल्कुल क्या है, रॉन्ग आंसर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अगला है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो ऊर्जा संरक्षण का जो प्रथम नियम कहता है उसमें क्या होता है कि जो डेल्टा ई बराबर होता है बेटा, ई बराबर होता है वो 0 होता है। ये हमारा क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी, यानी कि ऊष्मागतिकी का जो नियम हमारा कहलाता है, यानी कि ऊर्जा संरक्षण का जो नियम होता है उसमें कुल ऊर्जा क्या होती है, स्थिर रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा हमारा वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा संरक्षण के नियम में कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है, यानी कि कुल ऊर्जा स्थिर रहती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, द वर्क डन बाय ए फोर्स इज मैक्सिमम when the angle between the force and the displacement is। किसी बल द्वारा किया गया कार्य अधिकतम तब होता है जब बल और विस्थापन के बीच कोण क्या होगा। तो यहां पर किसी बल और कार्य के बीच की बात हो रही है, यानी कि अगर हम कार्य बराबर अगर हम बात करें तो कार्य बराबर क्या होता है, एफ इंटू डी कॉस थीटा के बराबर होता है। अगर यहां पर अगर बात की जाए कि जो बीच का कोण होगा, यानी कि किस किसके बीच में, बल और कार्य के बीच की बात हो रही है। तो बल और कार्य के बीच की अगर हम बात करेंगे तो इनके बीच जो एंगल होगा बेटा वो 0 के बराबर होना चाहिए, यानी कि इन दोनों में क्या होगा, 0 एंगल का कोण होगा। तो इसमें ऑप्शन आप देख लेते हैं कि पहला ऑप्शन जो हमारा दे रखा है 0.0 है, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 45 डिग्री। तो इसका राइट आंसर बेटा हो जाएगा ए, यानी कि 0 डिग्री राइट आंसर। ठीक है बेटा। बल और कार्य अधिकतम कब होगा,
जब इन दोनों के बीच बल और विस्थापन के बीच का कोण 0 डिग्री पे होगा। ठीक है बेटे, जैसे मान लीजिए हमने अभी क्या लगाया, बल और विस्थापन की बात हो रही है, F इंटू डी। अब यहाँ पर जो फार्मूला दे रखा है W बराबर वो F इंटू डी यानी कॉस थीटा होता है। अगर हम 0 का मान अगर आप यहाँ लगा दीजिए, यानी कि अगर हम इसका 0 का मान अगर यहाँ लगाएंगे तो F इंटू डी कॉस थीटा, यानी कि कॉस 0 हो गया, थीटा इज इक्वल टू हमने क्या रखा, 0 रखा। ठीक है बेटे, तो यानी कि 0 रख दिया तो कॉस 0 का मान कितना होता है बेटा, ये आप जानते हैं कॉस 0 होता है 1। ठीक है, तो यानी कि जब हम यहाँ वैल्यू लगाएंगे तो इंटू 1 हो जाएगा, तो W बराबर अधिकतम कब होगा, W इज इक्वल टू F इंटू डी, बल गुणा विस्थापन, ये कार्य के बराबर होता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा 0 डिग्री राइट आंसर। ठीक है बेटे, अगर मैं 90 डिग्री रखना चाहूं तो cos 90, अगर cos 90 अगर आप यहाँ पे रख रहे हैं तो cos 90 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये सब कुछ 0 हो जाएगा, तो इसका बेटा क्या हुआ, कोई मतलब ही नहीं हुआ, है ना। नेक्स्ट 180 का मान भी बेटा कितना होता है, 0 के बराबर ही होता है, sin 90 1 होता है। ठीक, तो नेक्स्ट आगे देखते हैं, नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द अर्थ सरफेस इज अप्रोक्सीमेटली, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण द्वारा उत्पन्न त्वरण लगभग कितना होता है। आप जानते हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण का मान है, यानी कि जी के मान की बात हो रही है, यानी पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण की जो वैल्यू आती है वो हमारी कितनी होती है, आप देख लीजिए 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 9.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 8.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आप जानते हैं कि जो जी का मान होता है गुरुत्वाकर्षण त्वरण का जो फिक्स वैल्यू होती है बेटा, वो जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। तो ये राइट आंसर हमारा बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ वेव, यहां पर नॉट वेव यानी कि एक प्रकार की तरंग नहीं है, नॉट का मतलब नहीं है, यानी तरंगे कौन सी नहीं है, तो आप देख लीजिए ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, मैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यहां पर अगर हम एक प्रकार की तरंग नहीं है, तो तरंग नहीं है का मतलब क्या होता है, तो आप जानते हैं कि मैग्नेटिक वेव यानी चुंबकीय तरंगे एक प्रकार की तरंगे नहीं होती है, यानी कि ट्रांसवर्स वेव होती है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, यानी कि इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक वेव, ये हमारी तरंग नहीं होती, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक वेव। ठीक है बेटा, आइए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यहां पर प्रतिरोध और चालक का प्रतिरोध किसके प्रति व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि ये हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके थे, यानी कि इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। हमने आपको एक फार्मूला पढ़ाया था, यानी कि चालक का प्रतिरोध R इक्वल टू होता है रो L अपॉन A, तो इसके व्युत्क्रमानुपाती कौन है, इसके व्युत्क्रमानुपाती यानी कि प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा, ये दे रखा है रो, R बराबर रो L अपॉन A, यानी कि आप देख रहे हैं एरिया की बात हो रही है, ये हमारा क्या है, जो प्रतिरोध है और एरिया है उसके व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया। तो यानी कि यहां पर आप ऑप्शन में अगर आप देखेंगे इट्स डेंसिटी, ये तो बेटा राइट आंसर नहीं हो सकता, रॉन्ग आंसर है, डेंसिटी यानी कि घनत्व की बात हो रही है, तो घनत्व तो इस फार्मूले में है ही नहीं। नेक्स्ट देखते हैं टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, टेम्परेचर यहाँ पे कहाँ की बात हो रही है, टेम्परेचर तो होना ही नहीं चाहिए, ये रॉन्ग आंसर होगा बेटा। लेंथ यानी कि लंबाई, यानी कि चालकता पर, अब यहां पर आप देख रहे हैं कि ये हमारा क्या है, इसके बराबर क्या होगा, ये तो बराबर में है, अगर R बराबर होता तो ये लंबाई कंडक्टर ऑफ द लेंथ
यानी लेंथ ऑफ द कंडक्टर के बराबर होता अगर प्रतिरोध, तब तो ये राइट आंसर हो सकता। लेकिन इसने पूछा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एरिया, इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन इज अ राइट आंसर। ठीक है बेटे, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स डिपेंड्स ऑन, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर करता है। यानी कि दो वस्तुओं के बीच की बात हो रही है और उन पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है तो किस पर डिपेंड करेगा। आपने फार्मूला पढ़ा होगा m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, आपने ये फार्मूला पढ़ा था। तो इसमें क्या था, उनके दो मास हैं, यानी गुरुत्वाकर्षण बल क्या कहलाता है, यानी कि उनके दो दो मास हैं। तो मास का मतलब m1 m2, तो उनकी दूरी के क्या होगा, यानी कि इनवर्सली होता है, इनमें भी इनवर्सली स्क्वायर है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा फार्मूला है, अगर इसके अंतर्गत अगर देखें, ऑप्शन देखें तो क्या क्या होगा, देयर मासेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि उनके मास का गुणनफल और उनके बीच की दूरी दोनों के बराबर होगा। बिल्कुल राइट आंसर बेटा, हमारा ऑप्शन नंबर ए यहीं से सही हो जाता है। ओनली देयर मासेस नहीं, ये तो इसमें केवल m1 m2 की बात हो रही है, इसमें तो r आ ही नहीं रहा है। ओनली देयर डिस्टेंस, यहाँ पर r की बात हो रही है। ओनली देयर वेलोसिटी, यहाँ b की बात है। b तो ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है। तो यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल में क्या होगा, उनके द्रव्यमान का गुणनफल और उनकी बीच की दूरी का स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली स्क्वायर। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, देयर मासेस and the distance between them. Right answer is the A option is right. Next, the unit of capacitance is, capacitance यानी कि संवहन, कैपेसिटेंस यानी कि कैपेसिटी जिसे हम कहते हैं, और कैपेसिटी का जो मात्रक होता है, यूनिट होती है, वो क्या होती है, आइए देखते हैं। हेनरी, हेनरी तो बेटा हो ही नहीं सकता, प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है। वोल्ट का विभव, कूलाम यानी कि आवेश। अब बचा क्या है बेटा, फैराड। अगर हम कैपेसिटेंस की बात करें तो कैपेसिटेंस यानी कि कैपेसिटी, धारिता यानी कि उसकी धारिता कितनी है, कैपेसिटेंस इन धारिता। धारिता का मात्रक क्या होता है, फैराड में नापते हैं इसे। क्या में नापते हैं बेटा, फैराड में, यानी कि C इजिकल टू F, ये मात्रक होता है इस तरीके से, इसकी वैल्यू दे रखी होती है। तो इसका राइट आंसर इज ए ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी, निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है। अदिश राशि की बात हो रही है बेटा, तो अदिश राशि में आपको बताऊंगा कि इसमें क्या है, परिमाण और दिशा दोनों अगर हैं तो बेटा क्या कहलाती है, सदिश राशियां कहलाती है। सदिश और अदिश दो प्रकार की राशियां होती है, इसमें परिमाण और दिशा दोनों हैं, ठीक है। और अदिश में क्या होगा, आदिश, यानी आ का मतलब होता है नहीं और दिश माने दिशा, जिसमें दिशा नहीं है केवल परिमाण है ना बेटे। तो इसमें क्या होगा, केवल परिमाण, वैल्यू। तो ये ऑप्शन बेटा हमारा, अब हम देख लेते हैं कि परिमाण अगर किसी में है तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होना चाहिए, आइए देखते हैं। अदिश राशि पूछिए तो अदिश राशियों में क्या होगा, केवल परिमाण होगा, दिशा नहीं। वेलोसिटी वेग है तो आप समझ सकते हैं वेग में दिशा और परिमाण दोनों ही होंगे। एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण, त्वरण में आप जानते हैं इसमें भी क्या होगा, अदिश, और यहाँ पर केवल बेटा अदिश की बात हो रही है ना कि सदिश की, ठीक है। फोर्स, फोर्स हमारी क्या है, एक सदिश राशि होती है। एनर्जी, एनर्जी यानी कि ऊर्जा, ऊर्जा में क्या है बेटा, कोई दिशा तो है नहीं। जैसे मान लीजिए हमारी बॉडी के अंदर ऊर्जा है, एनर्जी है, तो उसकी कोई दिशा तो है नहीं कि बाएं से दाएं रहेगी या ऊपर से नीचे रहेगी, ऐसा कुछ नहीं होता है।
इसमें कोई भी दिशा नहीं होती है, तो केवल परिमाण होता है, वैल्यू होती है। तो इसका राइट आंसर इज डी, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर होगा एनर्जी। ठीक है बेटे, नेक्स्ट आगे देखते हैं 13 क्वेश्चन। द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज गिवन बाय। यहां पर बेटा काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा की बात हो रही है। तो गतिज ऊर्जा से आप समझते हैं कि गतिज ऊर्जा क्या है, किसी पिंड की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे यहां पर जब गतिज ऊर्जा है तो गतिज ऊर्जा में क्या होगी, यानी कि इसका फार्मूला भी देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी यानी कि के ई इजिकल टू हाफ एम बी स्क्वायर, ये बेटा फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का। के ई बराबर होता है 1/2 एम बी स्क्वायर। क्या होता है बेटा, 1/2 एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर। अगर इसका ऑप्शन इसमें मैच करता है तो यही राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी देखते हैं ऑप्शन क्या क्या कहता है, देख लीजिए। हाफ एम बी स्क्वायर, फिर बी यानी कि हाफ एम बी स्क्वायर, दोनों ही ऑप्शन है, यानी कि हो सकता है ये रॉन्ग आंसर है। सी इज एम जी एच और समेशन एम जी एच। कणों की प्रणाली की कुल गतिज ऊर्जा किससे दी जाती है। यहां पर बहुत सारे कण दे रखे हैं, तो टोटल का मतलब होता है समेशन। अगर एक कण है, दो कण है, तीन कण है, तो उनका आप क्या करेंगे, सबको सम कर दीजिए, समेशन कर दीजिए, तो हमारी कुल ऊर्जा निकल के जाती है, यानी कि कुल गतिज ऊर्जा इसके बराबर होगी। अगर एक पार्टिकल की अगर पूछते हैं तो के ई बराबर होता है हाफ एम बी स्क्वायर, और बहुत सारे कण होंगे तो समेशन एम बी स्क्वायर इज अ राइट आंसर, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, समेशन का 1/2 एम बी स्क्वायर के बराबर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रिंसिपल बिहाइंड द वर्किंग ऑफ जेट इंजन इज। जेट इंजन में कार्य करने के लिए किस सिद्धांत का यूज होता है, यानी जो हमारा जेट इंजन है वो किस सिद्धांत पर आधारित है। जेट इंजन की बात हो रही है तो सबसे पहला ऑप्शन देख लेते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, गति के यानी न्यूटन की गति का तृतीय नियम क्या कहता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। जो हमारे जो क्या कहते हैं, जो जेट इंजन होते हैं वो उसी पर आधारित होते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा बेटा यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, आर्किमिडीज प्रिंसिपल नहीं, आर्किमिडीज का सिद्धांत बेटा पानी वाला जहाज होता है उस पर आधारित होता है। ठीक है, तो राइट आंसर इज बी, ऑप्शन इज बी। द टेम्परेचर एट विच द वैल्यू ऑफ ए गैस बिकम्स जीरो इज नोन एज। वह तापमान जब गैस की आयतन शून्य हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं, यानी कि किसी गैस का आयतन बिल्कुल जीरो है, शून्य है, तो हमारा क्या होगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट बिल्कुल, यानी क्या होना चाहिए, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी एब्सोल्यूट क्या होगा, जीरो होगा। इसका राइट आंसर हमारा पहला ही ऑप्शन सही है, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। राइट आंसर इज ए, यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट क्या होगा, जीरो टेम्परेचर होगा। ठीक है बेटा, आइए नेक्स्ट देखते हैं। द फिनोमिनन ऑफ लाइट स्प्लिटिंग इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स इज कॉल्ड, यानी कि यहां पर कंपोनेंट ऑफ कलर की बात हो रही है, यानी कि प्रकाश के अपने संगठन रंगों में विभाजित होने की प्रक्रिया को या घटना को हम क्या कहते हैं, डिस्पर्जन कहते हैं या वर्ण विक्षेपण कहते हैं, यानी कि उसमें टूट जाना। ठीक है, विभाजित होना, तो ये किसका राइट आंसर क्या होगा, डिस्पर्जन। ठीक है बेटा, राइट आंसर इज डिस्पर्जन। आइए नेक्स्ट देखते हैं। द वर्क फंक्शन ऑफ ए मटेरियल इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड इज। किसी पदार्थ का कार्य वह न्यूनतम ऊर्जा है जो आवश्यक होती है। तो यानी कि यहां पर किसी पदार्थ का कार्य, यानी कि अगर कोई भी पदार्थ का कार्य है तो उसकी कम से कम ऊर्जा कितनी होगी, उसके बारे में बात हो रही है। तो आप देख लेते हैं, आयनाइज इन एटम, यानी कि परमाणु का आयनीकरण। आयनीकरण में कार्य कहां से होगा, डिसलॉज एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस, यानी कि यहां पर डिसलॉग से मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर परमाणु का आयनीकरण है तो किस तरीके से होगा, ये आप जानते ही हैं। ठीक है बेटे,
बिल्कुल, यानी कि डिसलॉक का मतलब यहाँ पे क्या होता है बेटा, जगह देना, यानी कि हटा देना। यानी डिसलॉक का मतलब क्या होगा, हटा देना या जगह देना एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो अपनी सतह से हट जा रहा है तो उसमें क्या होगा, उसकी न्यूनतम ऊर्जा होगी। जब तक उसकी न्यूनतम ऊर्जा नहीं है तो उसको आप सरफेस से किस तरीके से हटा देते हैं। डिसलॉक का मतलब होता है जगह दे देना या हटा देना। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसका राइट आंसर इज बी, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है। तो इसे हम कहेंगे डिसलॉज एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड ए नेगेटिव चार्ज इज, यानी कि जो विद्युत क्षेत्र है, विद्युत इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब विद्युत क्षेत्र का जो आवेश है वो नेगेटिव कब होगा उसके बारे में बात हो रही है। नकारात्मक यानी नेगेटिव चार्ज, डायरेक्टेड आउटवर्ड, डायरेक्टेड आउटवर्ड, डायरेक्टेड इनवर्ड, रेडियल, यूनिफॉर्म इन ऑल डायरेक्शंस। यानी कि यहां पर अगर कोई भी विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या है, नेगेटिव चार्ज। आप देख रहे हैं कि अगर कोई भी यहां पर पॉइंट रखा हुआ है और इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो इसका जो विद्युत क्षेत्र होगा वो यहां तक तो बेटा क्या होगा, नेगेटिव चार्ज के अंदर ही आएगा। तो यानी कि इस तरीके से इसका जो ऑप्शन नंबर सही है वो बी इज राइट आंसर, डायरेक्टेड इनवर्ड। ये हमारा यहाँ पे बेटा राइट आंसर हो जाता है। ठीक है बेटे, नेक्स्ट आगे देखते हैं, किसी वस्तु के माध्यम से गतिशील होने के प्रतिकार के रूप में उत्पन्न होने वाला बल क्या कहलाता है, द फोर्स दैट अपोजिस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रू ए फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब क्या होता है, तरल पदार्थ। और तरल पदार्थ कैसे होते हैं आप समझ गए होंगे, यहाँ पर चिपचिपे होते हैं, है ना। जैसे टेंशन यानी कि तनाव, बुआयंट फोर्स, विस्कस यानी श्यानता, यानी चिपचिपा पदार्थ होता है जिसे हम क्या कहते हैं, विस्कस कहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि ग्रेविटेशनल का मतलब क्या है, यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, गुरुत्वाकर्षण बल की बात हो रही है बेटा। ठीक है, यहाँ पर बुआयंट फोर्स दे रखा है बेटा, तो बुआयंट से मतलब आप समझ रहे होंगे यानी कि तैरता हुआ, यानी कि तैरता हुआ। बुआयंट फोर्स होता है हमारा तैरता हुआ बल, यानी तैरने में कौन सा बल लाभकारी होता है जिसे हम बुआयंट फोर्स कहते हैं, तैरते हुए बल की बात करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा विस्कस, यानी कि विस्कस फोर्स। विस्कोसिटी श्यानता, श्यानता सबसे ज्यादा किसमें होती है, फ्लूइड में, तरल पदार्थों में होती है। ठीक है बेटे, नेक्स्ट आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फिनोमेनन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑकर्स व्हेन, यानी कि यहां पर किसकी बात हो रही है प्यारे बच्चों, यानी कि पूर्ण आंतरिक प्रक्रिया। पूर्ण आंतरिक प्रक्रिया में क्या होगा, लाइट पासिस फ्रॉम ए डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। इसका आंसर बेटा कौन सा सही है, ए ऑप्शन नहीं बिल्कुल सही आ रहा है, लाइट पासिस फ्रॉम ए डेंसर मीडियम ए रेयर मीडियम। बिल्कुल राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। लाइट पासिस फ्रॉम ए रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम नहीं बेटा, यानी कि हमारा क्या है, डेंसर मीडियम टू ए रेयर मीडियम होता है, यानी सघन से विरल में। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, द टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज कंजर्व अकॉर्डिंग टू, किसी प्रणाली की कुल ऊर्जा का संरक्षण किसके अनुसार होता है। आप समझ गए होंगे, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार। किसी ऊर्जा संरक्षण का नियम, कुल ऊर्जा की बात हो रही है, तो हमारा जो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है, किसी भी ऊर्जा को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित या चेंज कर सकते हैं। ये हमारा ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। तो हम देखते हैं इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा, न्यूटन सेकेंड लॉ, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फैराडेस लॉ, कूलॉम्स लॉ। तो इसका बेटा राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो कुल ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है वो कुल ऊर्जा संरक्षण के अनुसार होता है। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज द रेशियो ऑफ, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा,
द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज द रेशियो ऑफ, यानी कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा। यहां पर अपवर्तनांक की बात हो रही है, रिफ्रैक्टिव की बात हो रही है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ए स्पीड ऑफ लाइट इन ए वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, यानी कि वैक्यूम टू क्या हो गया, लाइट मीडियम, वैक्यूम से लाइट मीडियम में, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन द मीडियम, है ना बेटे। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन द मीडियम टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, यानी फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है तो फ्रीक्वेंसी से मतलब ही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा होगा वो बी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी सही है बेटा और ऑप्शन नंबर बी भी सही है। तो यानी कि हम कह सकते हैं ए और बी यानी बोथ, ए एंड बी इज अ राइट आंसर। किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है बेटा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, यानी कि उसकी चाल और प्रकाश की गति के, प्रकाश के माध्यम पर निर्भर करता है और उसकी तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए बेटा बात करते हैं नेक्स्ट। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ए इन ए गिवन टाइम इज कॉल्ड, किसी वस्तु द्वारा दी गई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं, वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। स्पीड इसका आंसर बिल्कुल सही है। वेलोसिटी वेग रॉन्ग आंसर, त्वरण गलत, डिस्प्लेसमेंट यानी कि वेग गलत होता है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। आगे नेक्स्ट देखते हैं। द रेट एट विच वर्क इज डन इज कॉल्ड, किस दर से कार्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं, यानी कि किस दर से, किस दर का मतलब क्षमता, यानी कि किस क्षमता से कार्य किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, पावर, एनर्जी, फोर्स या वर्क। इनमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, पावर यानी कि शक्ति। अगर आपके अंदर पावर नहीं है तो आप किस तरीके से कार्य को कर पाएंगे, है ना। तो उसके लिए पावर की जरूरत पड़ती है ना। तो आइए इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पावर इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट आगे देखते हैं। द यूनिट ऑफ फोर्स इन द एसआई सिस्टम इज, एसआई प्रणाली में बल की इकाई क्या होती है, ये कई बार आपको ये क्वेश्चन देख चुके हैं। यानी कि एसआई प्रणाली में बल की इकाई क्या है, तो एसआई इकाई में क्या होता है बेटा, न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है बेटे। द फार्मूला फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसका आप समझ ही गए होंगे, हाफ एम बी स्क्वायर एम बी एम टू, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। गतिज ऊर्जा क्या होती है, वस्तु गतिज ऊर्जा क्या होती है बेटा, हाफ एम बी स्क्वायर के बराबर होती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट चार्ज इज कॉल्ड, किसी इकाई आवेश पर कार्य करने वाला बल क्या होता है, यानी कि आवेश की बात हो रही है, आप समझ गए होंगे, बल की बात हो रही है, आवेश, कार्य और बल, है ना। तो आप समझ गए होंगे। यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन नंबर, इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र, ग्रेविटेशनल फील्ड यानी गुरुत्वीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र, बोथ ए एंड सी। तो इसका राइट आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए राइट आंसर, यानी कि विद्युत क्षेत्र। जहां विद्युत क्षेत्र होता है वहां पर आवेश अवश्य होता है, क्योंकि आपने देखा होगा फार्मूला हमारा क्या होता है, Q बराबर IT आपने पढ़ा है। Q बराबर IT, Q हमारा आवेश होता है, I क्या होता है, एम्पियर धारा। जहां एम्पियर धारा है वहां विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, और जहां विद्युत क्षेत्र है वहां पर हमारा क्या होगा, विद्युत आवेश होगा। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। आंसर ए इज राइट। नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन, ध्वनि की गति किस पर निर्भर करती है, टेम्परेचर पर, बिल्कुल बेटा,
मीडियम पर, माध्यम पर, बिल्कुल, प्रेशर, दाब, ऑल ऑफ द एबव, बिल्कुल राइट आंसर इज ऑल ऑफ द एबव। अगर ध्वनि की हम बात करें तो ध्वनि की जो चाल है, ध्वनि की गति है, वो बेटा तापमान पर, माध्यम पर और दाब पर डिपेंड करती है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाइज टू, परावर्तन का नियम किस पर लागू होता है? द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाइड इज ओनली लाइट वेव, प्रकाश तरंग पर, ध्वनि तरंग पर, ऑल टाइप्स ऑफ वेव, सभी तरंगों पर, नन ऑफ द एबव, यानी कि किसी पर भी नहीं। आप समझ गए होंगे, यहाँ पर लाइट वेव प्रकाश तरंगे और ध्वनि तरंगे दोनों ही होती है बेटा। तो इसका राइट आंसर हमारा ए और बी, यानी कि सी ऑप्शन इज अ राइट आंसर, ऑल टाइप्स ऑफ वेव। यहाँ पर परावर्तन के नियम की बात हो रही है, तो परावर्तन के नियम में क्या होगा? प्रकाश किरण यानी आपतित किरण होती है और साउंड वेव यानी ध्वनि तरंग। नेक्स्ट, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एक चालक का प्रतिरोध किसके प्रति अनुपाती होता है? बेटा बिल्कुल वही आंसर आ गया, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। यहां पर प्रतिरोध और लंबाई की बात चल रही है, तो यानी कि ये हमारा क्या होगा? इसके अनुपाती होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एल, लेंथ यानी कि लंबाई पर। तो ए ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है बेटा। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये तो इनवर्सली होता है, टेम्परेचर तो होता ही नहीं है, डेंसिटी ये भी नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर बेटा ए ऑप्शन नंबर इज सही। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुपाती होता है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्मॉल एल। नेक्स्ट, द फार्मूला फॉर वर्क डन इज, कार्य का फार्मूला क्या होता है? कार्य का फार्मूला W इज इक्वल टू एफ इंटू डी, बल गुणा दूरी या विस्थापन। तो एफ इंटू डी आप समझ गए होंगे, राइट आंसर इज ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट, द प्रिंसिपल बिहाइंड द वर्किंग ऑफ ए रेफ्रिजरेटर इज बेस्ड ऑन, एक रेफ्रिजरेटर के कार्य करने के पीछे किसका सिद्धांत होता है? यानी कि रेफ्रिजरेटर की बात हो रही है, यहां पर जो रेफ्रिजरेटर का मतलब होता है फ्रिज से, तो ये लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ऊष्मा गतिकी के सिद्धांत पर आधारित है। अगर कोई भी फ्रिज है तो वो ऊष्मा गतिकी के सिद्धांत पर आधारित होता है, और इसके अंदर जो गैस भरी जाती है वो क्लोरोफ्लोरो कार्बन गैस निकलती है, जो बेटा बहुत ही हानिकारक गैस है, जिसे हम CFC के नाम से भी जानते हैं। यानी कि रेफ्रिजरेटर में सबसे ज्यादा हानिकारक कौन सी गैस निकलती है? CFC। ठीक है बेटा, ये आप ध्यान रखिए, CFC क्लोरोफ्लोरो कार्बन होता है। तो इसका बेटा लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है बेटा, आइए नेक्स्ट देखते हैं। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज, इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि विद्युत आवेश की SI इकाई क्या होती है? विद्युत आवेश यानी कि Q, कूलाम। राइट आंसर इज ए ऑप्शन सही है। एम्पियर यानी कि धारा का मात्रक है, वोल्ट यानी कि विभव का है, ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है, R। ठीक है बेटा, तो यहां पर जो हमारा ऑप्शन नंबर है ए बिल्कुल राइट आंसर है। आवेश का मात्रक क्या होगा? कूलाम, बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, द फिनोमेनन ऑफ लाइट बेंडिंग ड्यू टू ए चेंज इन इट्स स्पीड व्हेन इट passes from one medium to another medium is called, यानी कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी गति में परिवर्तन के कारण प्रकाश क्या होता है? मुड़ जाता है। तो इस घटना को हम अपवर्तन कहते हैं या रिफ्रैक्शन कहते हैं। अपवर्तन का मतलब रिफ्रैक्शन। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए? रिफ्रैक्शन की घटना घटित होती है, जो हमारे ऑप्शन में दे रखा है। तो इस तरीके से जो हमारा क्या होगा? रिफ्रैक्शन इज अ राइट आंसर।
ठीक है बेटा। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? अपवर्तन। रिफ्रैक्शन क्या होता है? अपवर्तन की घटना घटित होती है। बी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, रिफ्रैक्शन। बी इज अ राइट आंसर। आइए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज अप्रोक्सीमेटली। वायु में ध्वनि की गति लगभग कितनी होती है? ये आप समझ ही गए होंगे। ध्वनि की गति मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 340 प्रति सेकंड होता है बेटा, मीटर प्रति सेकंड। अगर वायु में ध्वनि की गति की अगर बात की जाए, साउंड की बात की जाए, साउंड यानी कि ध्वनि की गति जो होती है वायु में कितनी होती है बेटा? 340 मीटर प्रति सेकंड। आइए ऑप्शन देखते हैं कितना है। 300 बिल्कुल राइट आंसर, 500 बिल्कुल रॉन्ग है, 340 बिल्कुल राइट आंसर। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, मीटर प्रति सेकंड। 200 नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। अगर वायु में ध्वनि की गति की बात हो रही है तो 340 मीटर प्रति सेकंड होगा, तो इसका बी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज गिवन बाय, यानी कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक किससे दिया जाता है? इससे पहले भी ये क्वेश्चन देख चुका हूं, तो इसमें क्या है, अपवर्तनांक की बात हो रही है, तो यानी कि स्पीड ऑफ लाइट एंड वैक्यूम स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, बिल्कुल सही है। वेवलेंथ इन वैक्यूम, वेवलेंथ इन द मीडियम, लाइट और वेवलेंथ, प्रकाश और तरंग दैर्घ्य, इसका राइट आंसर सी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है बेटा। तो इसमें अगर किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, और वेवलेंथ इन वैक्यूम वेवलेंथ इन द मीडियम पर आधारित होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा बोथ ए एंड बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? बिल्कुल क्या होगा, आइए बेटे। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं, एक्सेलरेशन त्वरण कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेग कहते हैं, फोर्स यानी कि बल कहते हैं। चाल तो है नहीं, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन है नहीं, बल है नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। यानी कि अगर हम वेग में परिवर्तन कर दें तो वो त्वरण के बराबर होता है, जिसे हम एक्सीलरेशन कहते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। The energy stored in an object due to its position is called, किसी वस्तु में उसके स्थान के कारण संचित ऊर्जा को क्या कहते हैं? किसी वस्तु में उसके स्थान के कारण संचित ऊर्जा, पोजीशन की बात हो रही है, पोटेंशियल, विभव, यानी कि विभव ऊर्जा। इसका राइट आंसर हमारा क्या है? विभव ऊर्जा होती है। काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा किसी गति के कारण होगी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी विभव उसके स्थान के कारण होगी। मैकेनिकल यानी कि यांत्रिकी, यांत्रिकी ऊर्जा, मैकेनिकल, है ना। और थर्मल एनर्जी ऊष्मीय ऊर्जा। इसका राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। The phenomenon in which a wave bends around the edge of an obstacle is known as, वह प्रक्रिया जिसमें तरंग किसी अवरोध के किनारे के चारों ओर मुड़ जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बेटा? आप समझ गए होंगे, ये विवर्तन की घटना होती है। विवर्तन का मतलब क्या होता है? वह क्रिया जिसमें अगर कोई भी तरंग है तो उसके अवरोध के किनारे के चारों ओर मुड़ जाए। जिसमें तरंग क्या है, अगर मान लीजिए ये तरंगे हैं और ये सीधी जा रही हैं, तो अगर ये अवरोध, अगर कोई भी अवरोध उत्पन्न हो रहा है तो ये किनारे क्या होगी, किनारे के चारों ओर मुड़ जाएंगे। मान लीजिए ये किनारे इस तरीके से जा रहे हैं, तो यहां से ये किनारे की तरफ ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं बेटा? डिफ्रैक्शन कहते हैं, जिसे विवर्तन कहते हैं। विवर्तन की घटना को डिफ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है। आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट। द
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस इज गिवन बाय, आप समझ गए होंगे दो द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल किससे दिया गया है, F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है। ये न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम कहलाता है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है बेटा, F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये बेटा न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम कहलाता है, जो कि उनके दो द्रव्यमान के आकर्षण बल के बीच होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये हमारा इसका राइट आंसर बी। ठीक है बेटे, नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following is an example of a non-contact force, यानी कि वह बल जो हमारे संपर्क में नहीं आता है। कौन सा बल है, फ्रिक्शनल फोर्स, ये तो बेटा दो सतहों के बीच लगता है, ये तो संपर्क में आ रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, कभी संपर्क में आया नहीं, वो दिखाई भी नहीं दे रहा है ना, तो ये इसका राइट आंसर बिल्कुल यही हो जाएगा। सामान्य फोर्स, तनाव फोर्स, नहीं बेटा ये रॉन्ग आंसर। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, जो हमारे संपर्क में आता ही नहीं है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट, which of the following has the highest frequency, निम्न में से किसका आवृत्ति सबसे अधिक होता है, लाल प्रकाश का, बैंगनी प्रकाश का, नीले प्रकाश का, ग्रीन लाइट का, यानी कि हरा रंग, रेड, वायलेट, ब्लू एंड ग्रीन। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे वायलेट रंग की बात है। ठीक है बेटे, है ना, विबग्योर सबसे अधिक, विबग्योर आपने पढ़ा होगा, कोई प्रकाश की किरण है 7 रंगों में टूटती है, तो आप समझ गए होंगे किस किस कलर की बात कर रहा हूं। ये हो गया वायलेट, वायलेट, ठीक है बेटा, और ये इंडिगो होता है, ये ब्लू होता है, ये ग्रीन होता है, येलो होता है, ऑरेंज, रेड, ये हमारे बेटा 7 रंग होते हैं। अगर कोई भी श्वेत प्रकाश की किरण है, अगर वो कई रंगों में विभाजित होती है, तो वो 7 रंगों में विभाजित होगी, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है बेटा, तो आप यहां से बढ़ते जाइए, इसकी आवृत्ति बढ़ती जाएगी, तो सबसे कम किसकी होगी, रेड की, तो सबसे ज्यादा क्या होगा, वायलेट होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आप समझ सकते हैं, वायलेट सबसे ऊपर है, राइट आंसर है। और यहाँ पे सबसे अधिक की बात हो रही है, तो वायलेट लाइट राइट आंसर। ठीक है बेटा, आइए नेक्स्ट बात करते हैं। एक सरल झूलने का काल निर्भर करता है, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन, यानी कि यहां पर जो आवृत्ति है, यानी आवृत्ति नहीं, सरल झूलना, टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम, उसकी लंबाई पर आधारित होगा, यानी कि जितना लंबा झूला होगा उसका उतना ही समय ज्यादा होगा। मान लीजिए यहाँ पर ये सिंपल पेंडुलम है, जितनी इसकी लंबाई है उतना ही तो ये टाइम लेगा, इस तरीके से। अगर छोटा हो जाएगा तो उतना कम समय लेगा, इस तरीके से। तो जितनी लंबाई उतना ही ज्यादा टाइम पीरियड। तो आप समझ सकते हैं एम्पलीट्यूड, आयाम, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, यानी कि लोलक की लंबाई, बिल्कुल राइट आंसर होगा। मास ऑफ द बॉब नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं, दोनों आंसर रॉन्ग दे रखे हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, इसका राइट आंसर होगा। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट, ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत क्या कहलाता है, यानी कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है, ऊर्जा को आप ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, लेकिन इसे हम एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, यही ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहलाता है। तो आइए देख लेते हैं। एनर्जी कैन बी क्रिएटेड, यानी बनाना, एंड डिस्ट्रॉय, उसे नष्ट कर सकते हैं, ये तो बेटा बिल्कुल रॉन्ग आंसर हो गया। एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड बट नॉट क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, यानी कि आप ट्रांसफर कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन आप बना भी नहीं सकते और नष्ट भी नहीं कर सकते। तो इसका मतलब राइट आंसर इज अ बी ऑप्शन, बिल्कुल सही है। एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड बट नॉट
ट्रीट, क्रिएट और डिस्ट्रॉय। ये बेटा बिल्कुल राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, दाब की इकाई क्या होती है, यानी कि दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, या दाब की एसआई इकाई क्या होती है, यूनिट क्या होती है, तो आप समझ गए होंगे दाब की एसआई इकाई पास्कल होती है। क्या होती है? पास्कल। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पास्कल, ये ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है। न्यूटन बल होता है, जूल कार्य होता है, ऊर्जा भी होती है, और वाट पावर, शक्ति। ठीक है बेटे, आइए नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन नंबर, द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया इज एक्सप्लेन्ड बाय, जड़ता की अवधारणा किससे समझाई जा सकती है? जड़त्व, कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पर जड़ता यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आघूर्ण, बल आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात हो रही है। तो यानी कि आप समझ गए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन की गति का प्रथम नियम, ये क्या होता है? ये इनर्शिया का कॉन्सेप्ट माना जाता है, कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, उन्होंने क्या कहा था कि गति, अगर कोई भी पिंड गति कर रहा है तो गति करता रहेगा, अगर रुका है तो रुका रहेगा, जब तक कि उस पर कोई भी बल ना लगाया जाए। ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहलाता है। ठीक है बेटे, आइए आगे बात करते हैं। द वेवलेंथ ऑफ अ साउंड वेव इज, ध्वनि तरंग की तरंगदैर्घ्य क्या होती है? द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कंप्रेशंस, यही बेटा बिल्कुल राइट आंसर हमारा है। द टाइम टेकन बाय ए, नहीं, फ्रीक्वेंसी नहीं, एम्पलीट्यूड नहीं, यानी डिस्टेंस बिटवीन, तरंग दैर्घ्य, ध्वनि तरंगों की बात हो रही है, तो ध्वनि तरंगें हमारी क्या होती हैं? यानी कि ये डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कंप्रेशन, यानी एक दूसरे के बीच की दूरी पर डिपेंड करती हैं, जिसे हम ध्वनि तरंग की तरंग दैर्घ्य के नाम से जानते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर हमारा क्या कहता है, आइए देख लेते हैं। द लॉ दैट स्टेट्स दैट द करंट थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट इज नोन एज, वह नियम जो कहता है चालक के माध्यम से प्रभावित धारा उस पर लगाए गए संभव अंतर के समानुपाती होती है। धारा की बात हो रही है और संभाव्य यानी कि विभव, यानी कि बी और आई, आप समझ गए होंगे ये नियम क्या होता है? बी बराबर आई आर के बराबर होता है, जो ओम का नियम कहलाता है। क्या का नियम कहलाता है बेटा? ओम का नियम। तो आप देख लेते हैं ओम्स लॉ, ये तो बिल्कुल पहला ही ऑप्शन सही है। किरचॉफ लॉ, कूलॉम लॉ, फैराडे लॉ, नहीं, तो राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही होगा, जिसे हम ओम का नियम कहते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर की बात हो रही है, बिटवीन टू पॉइंट्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, एक विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच विभव को या विभवांतर को क्या कहते हैं? तो विभवांतर कहते हैं। जैसे कि ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू टू पॉइंट, यानी कि ये मान लीजिए कोई वन पॉइंट है, यहाँ से पॉइंट है, तो इसका जो अंतर होगा वो हमारा क्या कहलाता है? डिफरेंस पोटेंशियल विभवांतर। तो इसका राइट आंसर हमारा यही मिल जाता है, यही सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। निम्नलिखित में से आवृत्ति एसआई का मात्रक क्या होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट, यानी फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट क्या होता है? तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर आवृत्ति की बात हो रही है, आवृत्ति का मतलब हर्ट्ज होता है, यानी कि हर्ट्ज आवृत्ति हो गई, न्यूटन यानी कि बल हो गया, जूल कार्य और ऊर्जा, एम्पियर धारा हो गई। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। ठीक है बेटा, इसका हर्ट्ज आंसर बिल्कुल सही। ठीक है प्यारे बच्चों, आज के टॉप 50 में आज यहीं तक, और बाकी कल नए टॉप 50 एमसीक्यूज क्वेश्चन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।